मैं कमला सिंह तरकस। आज हमारी टीम पहुंची है कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ और आजमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख जो हैं समन्वयक श्री के.एम. सिंह जी, कृष्ण मोहन सिंह जी, जो विगत 1 से अधिक वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं और आपसे बहुत बार हम लोगों को मिलने का मौका मिला है। किसानों को लेकर हम कई बार आपसे मिले हैं, उनको आपने प्रशिक्षित किया है। तो आज हम आपके जो व्यापक अनुभव हैं उनके बारे में और किसानों के लिए, आजमगढ़ के किसानों के लिए कुछ खास और आपके अपने जो शोध रिसर्च हैं उनमें से भी कुछ हम मोती निकालना चाहेंगे आपके अथाह ज्ञान के सागर से। तो हम आपसे सीधे चाहते हैं कि उनको रूबरू कराएं और आने वाले समय में जब भी किसानों की कोई समस्या होगी हम बार बार आपसे बात कराएंगे, कभी लाइव बात कराएंगे, कभी आपके वीडियोज आपके सामने ले आएंगे, कभी आपसे सीधे रूबरू कराएंगे। तो मैं चाहूँगा कि सर आप अपना परिचय देते हुए कुछ किसानों के लिए उपयोगी और हितकारी बात रखें और विस्तार से रखें, कोई दिक्कत नहीं। मैं डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह, मैं यहाँ पर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ। ये हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद कुमारगंज फैजाबाद के तहत आता है। इसमें जो हमारा जो आजमगढ़ ज़िला है, जो पूर्वांचल क्षेत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िला है। यहाँ की राजनीति की बात करें, चाहे खेती की बात करें, चाहे यहाँ की जलवायु की बात करें, ये बिल्कुल ही अलग तरीके का है। और मैं ये यहाँ पर जब से मैंने देखा है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो हमारा क्षेत्रफल आता है धान गेहूँ का क्षेत्रफल है, उसके बाद थोड़ा सा हमारा गन्ने का क्षेत्रफल है। चूँकि यहाँ पर सटियावा चीनी मिल है तो गन्ने का भी एरिया काफ़ी बढ़ रहा है। तो पहले तो हम धान गेहूँ के बारे में किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। जो हमारे किसान भाई धान गेहूँ फसल चक्र अपना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लो लैंड एरिया है जहाँ पे पानी जल भराव की समस्या रहती है, तो वहाँ पे पल्सेस का नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ जल भराव की समस्या नहीं रहती है, तो जैसे जायद में हम उर्द मूंग और अरहर की खेती कर सकते हैं, खरीफ में हम उर्द मूंग की खेती कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम रबी की बात करते हैं तो यहाँ पे मटर और हमारी मसूर की खेती की बहुत बड़ी संभावना है, जहाँ पर जल भराव की समस्या नहीं होती। लेकिन जहाँ पर हमारा जल भराव या बाद में काफ़ी देर में जो हमारी नमी आती है, तो वहाँ पे हमें धान गेहूँ करना ही मुश्किल है, करना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि जो हमें फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकी के तहत हमको धान गेहूँ फसल चक्र में जाना चाहिए। इसमें क्या है कि जैसे आप जब धान लगाते हैं तो धान लगाने के लिए जो लेव की प्रक्रिया करते हैं उसको न करके आप जो डायरेक्ट सीडेड राइस की बात करते हैं, जैसे धान की सीधी बुवाई, जिस प्रकार से हम गेहूं की बुवाई करते हैं उसी तरीके से हमें धान की बुवाई करना चाहिए। और इस प्रक्रिया करने के लिए जब हम धान की बेहन डालते हैं उसी समय मुख्य खेत की परेवा कर देते हैं और उसमें बेहन नहीं डाली। इस जो हम तकनीकी बता रहे हैं इसमें बेहन डालने की ज़रूरत नहीं, उसी समय जो आपका मुख्य खेत है उसकी हम पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद जैसे ही ओट आती उसी समय हम जो जुताई करके जो सूखा धान होता है लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से जो हमारे पास सीडल मशीन, चाहे जीरो सीडल मशीन हो, चाहे हैप्पी सीडर हो या सामान्य सीडर मशीन हो, उसके माध्यम से हम खेत में बुवाई करते हैं। और इसमें जो हमें खाद का प्रयोग करना है, 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से DAP और आधी बोरी पोटास जो है हम बुवाई के समय डाल देते हैं। बाकी इसमें हल्का पाटा लगा करके छोड़ देते हैं और इसमें छोटी छोटी क्यारी भरा बना देते हैं, जिससे हमें अगर नमी कम होने पर हल्का सा नमी लाने के लिए सिंचाई की जा सके। फिर जैसे आपका 15 जून के आसपास आपका खेत में ये जम के तैयार हो जाएगा, उसी समय बिस्पायरिक सोडियम नाम की एक दवा आती है, उससे खरपतवार नाशी का हम प्रयोग करके जो है इसके खरपतवार नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से और बाकी शेष देख रेख जो है धान रोपण विधि की तरीके से ही करते हैं। तो जिससे क्या है कि हमारी लागत मूल्य लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया बीघा हमारा बचत होती है और हमारे किसान भाई को आय में वृद्धि होगी। साथ ही साथ इसमें उत्पादन में कोई कमी नहीं आती, उत्पादन उतना ही मिलता है। हमारे यहाँ फार्म में भी डायरेक्ट सीडेड राइस लगाया गया है, उसका भी आप विजुअल कभी आकर के देख सकते हैं और उससे अच्छा उत्पादन मिल रहा है। हमारे ज़िले में इस बार कम से कम करीब 250 हेक्टेयर जो है हमारा डायरेक्ट सीडेड राइस हम लोगों के द्वारा कुछ एक पायनियर कंपनी के माध्यम से लोगों ने लगाया है। वो लोग भी काफ़ी खुश हैं और वो चाहते हैं कि अगली वर्ष वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाएं। एक मिनट सर, मैं किसान भाइयों से बताना चाहता हूं कि जो अभी सर ने जो आपको जानकारी दिया है बहुत खास जानकारी है। ये है धान की रोपाई के बजाय बुआई
और इससे आपकी तमाम सारी समस्याएं जो आज रोपाई करने वाले नहीं मिलते, लाइन में रोकने में तमाम तरह की समस्या आती है, बिहार से हमको मजदूरों को बुलाना पड़ता है, उनसे काम लेना पड़ता है। तो आपने सारी बात जो बताई है वह बुआई की बात बताई, इसलिए किसान भाई इसको विशेष ध्यान दें और इस नए तकनीक को अभी इस साल आपने बताया कि उसमें लागत भी घट रही है और उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। इस तरह से बेहद लाभकारी चीज़ है, इसको हम अपनाएं। मैं आगे आपसे बात जारी रहेगी और एक चीज़ पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आजकल यूरिया की जो कमी हो जाती है, तो यूरिया अगर न मिले तो हम क्या विकल्प कर सकते हैं और यूरिया के छिड़काव के जरिए हम कम यूरिया से ज़्यादा काम ले सकते हैं। इस पर भी आप प्रकाश डालेंगे और भी रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे, आप उनकी बात सुनें। जैसे कि अभी आपका जो विषय है कि हम यूरिया, मैं तो कहता हूँ यूरिया की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हमारी जो फसल होती है, फसल में जो है हमें बढ़वार की अवस्था तक ही हमें नत्रजनधारी उर्वरक की आवश्यकता होती है। जैसे किसान भाइयों को मैंने देखा है, जब हमारी फसल में गाँव में जब बाली बनने की अवस्था होती है, फूल आने की अवस्था होती है, तो हल्का सा कलर पीलापन सा आता है, तो हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि ये हमारा खेत में नत्रजनधारी उर्वरक नत्रजन उर्वरक की कमी हो रही, जबकि ऐसा नहीं है। उस समय हमारा जो एक तरीके से बढ़वार अवस्था से पुष्पवन अवस्था की तरफ पौधा चलता है, तो उसमें थोड़ा सा कलर चेंज होता है। उस समय हमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है, एक तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में जो हमारा बोरोन है, जो हमारे परागकण जो बनेंगे उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, परागकण क्रिया को सक्रिय रखता है, एक तो बोरोन का हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरा क्या है, उस समय दाना बनाने के लिए और अच्छा उसका उत्पादन मिले तो उसके लिए हमें फास्फोरस पोटास की आवश्यकता होती है। अगर किसान भाई इस अवस्था पर एक हमारी घुलनशील उर्वरक आती 05234, इस समय जो हमारे धान का जो खेत चल रहा है, जो फसल चल रही है, या तो खेत में बाली आने वाली है या बाली निकल चुकी है। अगर कोई किसान भाई इस समय अगर अच्छा उत्पादन लेना चाहता है तो एक तो बोरोन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, प्लस इसके साथ जो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 05234 को जो है करीब 125-150 लीटर पानी में घोल बनाकर किसी भी कीटनाशी दवा या किसी भी फफूंदनाशी दवा के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे इस समय आप जो है प्रोपोकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, जो लेड़ा टाइप का जो बीमारी आती है, जो पीला दाना पड़ जाता है, काला दाना पड़ जाता है, उसके लिए स्प्रे करते हैं। साथ ही साथ गाँव सफ़ेद झंडी वाली आपकी जो पत्तियाँ निकलती हैं, उसके लिए आप जो है कार्टाइप हाइड्रोक्लोराइड लिक्विड वाला स्प्रे करते हैं या अन्य कोई दवा स्प्रे करते हैं, उसके साथ भी आप इसको बड़ी आसानी से मिला के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लागत मूल्य को कम करेंगे, साथ ही साथ हम उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे और हमारे शुद्ध लाभ अधिक होगा। जी, अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। ये जो घोल बनाकर यूरिया का प्रयोग करने की बात है, इसके बारे में कुछ किसानों को अगर मार्गदर्शन करें। जैसे जब भी हमें किसान भाई जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो उसमें हमको लगभग 1 एकड़ में जो है हमको 50 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। वो क्या होता है कि हमारी एमाइड फॉर्म में होती है, जब हम ज़मीन में डालते हैं तब वो कन्वर्ट होती है, जब पौधे को मिलती है, और जो पौधे को जो परसेंटेज है बहुत ही पुअर मिल पाता है। इसके स्थान पर अगर किसान भाई यूरिया जिसमें जो है अच्छी क्वालिटी की यूरिया हो तो 2.2% तक, यानी कोई फसल है उसमें 0.2% तक ही हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया का घोल का स्प्रे करके हम एक कट्टा यूरिया का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो लागत मूल्य आ रहा है वो कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारा 1744 घुलनशील उर्वरक आता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। 1744 या 1919 है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कभी कभी एडवर्स कंडीशंस होती हैं, जब अधिक तापमान होता है, अधिक ठंड पड़ रही होती है, उस समय यूरिया का स्थान पर अगर हम 1744 या 1919 या 2020 का जो घोल का स्प्रे करेंगे वो ज़्यादा लाभप्रद होगा। सर, इफ्को का कोई 18-18-18 भी आया है क्या? हाँ, वो भी 18-18, 19-19, 17-17, ये तीनों ग्रेड लगभग एक जैसे हैं। इसमें परसेंटेज थोड़ा कम ज़्यादा है। तो जैसे 18-18 जितना 19-19 करना, वो लगभग दोनों एक ही चीज़ है, उसमें केवल थोड़ा सा ग्रेड में अंतर है। सब इनको जो है यूरिया जहाँ पे हमको डालनी होती है उस जगह पर हम स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल की पैदावार अच्छी होती है। एक सवाल सर, कुछ लोग बताते हैं कि सितंबर के महीने में धान के खेत में यूरिया डालना उचित नहीं है, हानिकर हो सकता है, नुकसान कर सकता है, कुछ रोगकारी हो सकता है, तो इसमें कितना सच्चाई है, कुछ बताएं। जैसे आप जानते हैं कि जुलाई, जब हमारी रोपाई जो है जून लास्ट और जुलाई तक हमारे धान की होता है, उसके बाद जुलाई पूरा, अगस्त पूरा हमारा बरसात रहता है,
और उसमें हमारे पौधे की बढ़वार के लिए हमको थोड़ी सी नत्रजनधारी उर्वरक की आवश्यकता होती है। जैसे सितंबर का महीना आता है, अगर हमारा बरसात रुक जाती है, 15 दिन तक अगर हमारा पानी नहीं बरसता है और इधर टेम्परेचर हाई चला जाता है, तो क्या होता है कि जो हमारा BPH जो नीचे जो जड़ के सिरे में जो हमारा कीड़ा एक आता है, वो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ इस समय हमारा जो सितंबर का महीना होता है, इस समय जो हमारी पौधे के अंदर पुष्पन अवस्था की तरफ बढ़ने लगता है, गाँव में बाली आने लगती है। अगर हम यूरिया इस समय डाल देंगे तो क्या होगा, हमारे पौधे के अंदर रसीलापन बढ़ जाएगा और हमारा पौधा एक तो लंबाई पूरी ले चुका है, दूसरा क्या है कि हमारी जो बालियां हैं समय से पूर्व निकल आएंगी। उससे क्या होगा कि हमारा जो परागकरण क्रिया है वो अच्छे से नहीं होगी, दाना नहीं भरेगा। साथ ही साथ अगर कीड़ा BPH लग जाए आपके खेत में, तो बहुत जल्दी से आपका खेत में काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसान भाइयों को चाहिए कि 15 सितंबर के बाद तो बिल्कुल यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर, जिले में कुछ किसानों के नाम उभर कर आए हैं, जैसे आनंद राय जी हैं, उन्होंने पाली हाउस में सब्जी की खेती, शिमला मिर्च वगैरह की बात शुरू किया है। महेंद्र सिंह खरसान वाले, उन्होंने गाय पर आधारित गौमूत्र से घन जीवामृत वगैरह पर काम शुरू किया है। और अभी बिहारी इधर विपिन बिहारी ने ठेकमा के आसपास अपना मशरूम की खेती पर कोशिश की है। हमारे फूलपुर के पास लाल सोना जिसको हम कहते हैं, वहाँ के मिर्चे को लाल मिर्चा वहाँ हमारे ज़िले की एक पहचान है। तो इन सारे प्रयोगों में और भी कई किसान काम कर रहे हैं। अलीपुर में यादव जी ने भी अच्छा प्रयोग किया है। तो इनमें आप क्या संभावनाएं देखते हैं आने वाले समय में? आजमगढ़ की पहचान, टमाटर की खेती भी इधर रानी की सराय के आसपास अच्छी हो रही है, और पहले सुतली की खेती होती थी रानी की सराय के आसपास, अब उसका उतना नहीं रह गया है। और ये चीज़ें खेती के क्षेत्र में, चने की खेती भी कई जगह है, और उसको लेकर जैसे मैंने देखा कि सिसरेणी वगैरह गांव है ये ठेकमा ब्लॉक में, तो वहाँ चने की खेती कुछ गाँव में बहुत अच्छी हो रही है। तो आपके नॉलेज में ये चीज़ें तो हैं ही, इनको लेकर के कैसे हम आजमगढ़ को कृषि उद्योग से कहीं कुछ जोड़ सकें? जैसे चीनी मिल थी, अभी उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है, फिर भी उसको कोशिश की गई है। तो क्या संभावनाएं हैं आजमगढ़ में? इस पर मैं आपसे कुछ प्रकाश डालने की उम्मीद रखता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का काफ़ी संभावनाएं हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम जैसे धान गेहूँ पे जो आधारित खेती कर रहे हैं, उसके अलावा हम सब्जी उत्पादन का बहुत बड़ा यहाँ पे स्कोप है। क्योंकि हमारे ज़िले में जो सब्जी जौनपुर और हमारा बनारस और इधर अकबरपुर से आती है, अगर हम हमारे किसान भाई यहाँ पे सब्जी का काम करने लगें तो सब्जी में काफ़ी अपार संभावना है। दूसरा क्या है, सब्जी के साथ साथ हमारा फल एंड सब्जी वैल्यू एडिशन है, वो मूल संवर्धन की बात है। अगर हम ग्रेडिंग पैकिंग के साथ साथ अचार मुरब्बा का भी काम करें तो वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। उसमें किसान भाइयों का बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरा, अपने यहाँ एक्सपोर्ट जोन में भी आता है। अगर हम ऐसे उत्पाद पैदा कर लें जो हमारे एक्सपोर्ट किए जा सके, एक्सपोर्ट क्वालिटी के करें तो है। साथ ही साथ किसान भाइयों को यहाँ पे हम थोड़ा सा सलाह यहाँ ये देना चाह रहे हैं कि सब्जी तो करना ही करना है, थोड़ा सा दलहन का क्षेत्रफल भी बढ़ाया जाए, जिससे कि जो हमारे ज़िले में जो दाल की जो मांग है, जो हम बाहर से आपूर्ति करते हैं, वो हम यहीं से रह करके कर सकते हैं। क्योंकि उसमें लागत मूल्य भी कम आता है और हमारा शुद्ध लाभ ज़्यादा मिलता है। और इसमें जो हमारे किसान भाई अगर धान गेहूँ के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो उनके पास है, तो जो हमारा इंस्टीट्यूट क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, जो खेत में रह कर के ही उस फसल अवशेष का प्रबंधन करना, एक बहुत बड़ी तकनीकी है। और इस तकनीकी में बहुत ज़्यादा विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास एक हैप्पी सीडर है, मल्चर है, या आपके पास श्रेडर है, तो इसके माध्यम से जो धान का जो पाल होता है उसको काट करके जीरो सीडर मशीन से या हैप्पी सीडर की मशीन से आप बुवाई कर देंगे, तो इसमें भी जो लागत मूल्य है, जो बुवाई से पूर्व जो करीब 6 से 7 हज़ार रुपये एकड़ का जो जुताई खर्चा और वो सब आता है, वो कम करके आप उत्पादन में वृद्धि ला सकते हो, शुद्ध लाभ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी संभावना है। साथ ही साथ जैसे हमारा जो इस समय जो हमारा जो जैविक खेती की तरफ बहुत बड़ा वो है, और इस समय जो हमारा जो यहाँ पे FPO फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन होना है, उस सब्जी के क्षेत्र में होना है। तो अगर हमारे किसान भाई इसमें अगर काम करते हैं तो मैं समझता हूँ उनको आगे भविष्य की संभावनाएं ज़्यादा हैं। सर, जो बाराबंकी के किसान अभी जिनको पद्मश्री मिला,
तो उनके द्वारा जो केले की खेती की गई उससे प्रभावित होकर आजमगढ़ में भी कुछ लोगों ने कोशिश किया। अरविंद राय ने पहले कोशिश किया था, लेकिन सर यहाँ केले की खेती विफल हो जा रही है जो नई तकनीक की है। इसमें कुछ क्या कोई खास कारण है कि सफल नहीं हो पाए केले की खेती में? हमारे किसान क्या ध्यान रखना चाहिए या क्या करना चाहिए? इसमें एक्चुअली में मैंने जो लखीमपुर खीरी में या बाराबंकी में जो किसानों से मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ था, दूसरा ये महत्वपूर्ण है इसका क्लाइमेट जोन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जो हमारा जो क्लाइमेट है जो यहाँ का जोन और वहाँ के जो वह तराई बेल्ट में आता है, तराई बेल्ट में केले की खेती की संभावनाएं ज़्यादा अच्छी रहती है। दूसरा क्या है कि जो हमारा ट्रांसप्लांटेशन है, जो केले का जो रोपण है वो हमको इधर करना चाहिए, सितंबर अक्टूबर में करना चाहिए। इधर पहले करते हैं तो हम आसानी से बचा सकते हैं। अगर वो फरवरी मार्च में करते हैं तो क्या होता है कि उधर एक्वेट टेम्परेचर हाई जो मई जून में होता है उसमें हमारे ज़्यादातर पौधे मर जाते हैं। इधर वाले में क्या है, पौधा इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके ऊपर फूस वगैरह से ढक देते हैं तो सर्दी का बचाव हम आसानी से कर लेते हैं। फिर फरवरी मार्च में उसकी ग्रोथ होती है और उसके बाद बंच हमारा जुलाई अगस्त में आ जाता है, तो इस तरीके से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ ट्रांसप्लांटिंग का जो समय है उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। साथ ही साथ हमको जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट थोड़ा सा डिफर है, तो उसके हिसाब से हमको अपनी क्रियाविधि थोड़ी परिवर्तित रखनी पड़ेगी, तभी हमको अच्छा उत्पादन मिलेगा।